हेलो एंड वेलकम टू कैजन क्लासेस। हाथी निकल गया, बस पूंछ रह गई। आप इस कहावत को जरूर जानते होंगे, लेकिन इस कहावत का यहां संदर्भ क्या है? यहां संदर्भ है आगामी 29 जून को उत्तराखंड अपर पीसीएस का आयोजन। जैसा कि हम सभी को पता है कि 29 जून को उत्तराखंड अपर पीसीएस का प्री आयोजित किया जा रहा है, और हमें यह भी पता है कि इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो वह कौन सा पेपर है? वह पेपर है जनरल स्टडीज का, जिसमें अगर क्वेश्चंस की बात करें तो कुल प्रश्न होते हैं 150, और हर एक प्रश्न कितने अंक का होता है? वह होता है 1 अंक का। और इस तरीके से पूर्णांक कितना हो गया? वह हो गया 150 का। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब कि अगर आप एक प्रश्न की गलती करते हैं तो आपके अंक से कितने माइनस हो जाएंगे? 0.25, मतलब 1/4 अंक को काट दिया जाएगा। अब यहां जो हमें यह पेपर दिख रहा है, जीएस पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 1, यह हाथी है। मतलब यहां पर यह है कि अगर आपको प्री में क्वालिफाई करना है, तो प्री में क्वालिफाई या प्री के मेरिट लिस्ट में शामिल होना है, तो आप शामिल हो सकते हैं किसके बेस पर? जीएस, मतलब इस जनरल स्टडीज के पेपर में प्राप्त अंकों के आधार पर ही आप उस मेरिट लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। या तो भी हाथे की बात। तो फिर इसमें पूछ क्या है? इसमें पूछ है पेपर 2, मतलब हम बात कर रहे हैं सी सेट की। तो अब यहां पर यह है कि आखिर ये सी सेट कैसे पूछ है, उसे आप देखिए। अगर सी सेट पेपर की हम बात करें तो यहां पर टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? 100। हर एक क्वेश्चन कितने अंक का होगा? 1.5, मतलब कितना होगा? 1.5 का। इस तरीके से अगर हम देखें तो टोटल कितना हो गया? 150 अंकों का। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग सेम है पेपर 1 की तरह, वह है 0.25। अब यहां पर यह है कि जब तक, ध्यान दीजिएगा, जब तक कोई भी एस्पिरेंट इस सीसेट पेपर में क्वालिफाई नहीं करता है, तब तक वह अपने उस प्री के मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकता, चाहे उसने 150 में 150 सही सवाल किए हो। आखिर इसमें अगर क्वालिफाई होने की बात की जा रही है, तो क्वालिफाई करने के लिए इसमें क्या लाना पड़ता है? क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया है 33%। और 33% का मतलब यहां पर यह है कि जो यहां पे प्रश्न दिए गए हैं उसका 33%, मतलब कुल कितने प्रश्न सही होने चाहिए, मतलब अंतिम कितना सही होना चाहिए? 33 प्रश्न आपके अंतिम रूप से सही होने चाहिए। आपने जितने भी क्वेश्चंस का अटेम्प्ट लिया है, उसमें से अगर आपने कुछ गलत का भी अटेम्प्ट लिया है, या आपने जो अटेम्प्ट लिया वो गलत हो गया है, तो अंत में आपके कितने सही होने चाहिए? 33 प्रश्न। और अगर अंकों की बात करें तो अंक में अगर हम देखें यहां पर कितना हो जाएगा? 150 का 33%, तो ये यहां पर हो जाएगा 49 पॉइंट। अंकों की अगर हम बात करें तो यह कितना हो जा रहा है? यह हो जा रहा है 49.5, मतलब आप मानकर चलिए कि 50 अंक आपको लाने ही लाने हैं। मतलब अंतिम रूप से सी सेट में प्रश्न कितने सही होने चाहिए? 33, और अंक कितने मिलने चाहिए? 50। तो अगर यह होता है तो फिर इसके बेस पर आप मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे। तो यह है वो पूंछ जिसकी अभी हमने बात की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूंछ को निकाले तो निकाले कैसे? इसके लिए हमें इस पूंछ की जांच पड़ताल करनी होगी। चलिए जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल में हम यहां पर क्या देख रहे हैं वह देखिए। जिस अभी हमने सी सेट की बात की है, उस सी सेट के आप अंदर जाइए। अंदर हम जाकर क्या देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 100 क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस 100 क्वेश्चन को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। 2 भाग में डिवाइड करने का यहां मतलब है, एक है यूनिट 1 और दूसरा क्या है? दूसरा है यूनिट 2। जो यूनिट 1 है उसमें क्या क्या है? उसमें है मैथ्स, फिर रीजनिंग। और ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको ये बता सके कि हम इजीली कैसे हम उस क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है उसको कैसे टच करें। चलिए यूनिट 2 में अगर देखते हैं तो यूनिट 2 में जनरली क्या बात कही जाती है कि कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस को देखिएगा तो आप ये खुद समझिएगा कि वो कॉम्प्रिहेंशन जैसी कोई चीज नहीं कर रहा। वह क्या कर रहा है? वह है लैंग्वेज। जी हाँ, वह क्या है? वह भाषा की बात कर रहा है। यूनिट 2 में किसकी बात हो रही है? भाषा की बात हो रही है। और वहां जो वह भाषा है उसको अगर आप देखें तो भाषा 2, पहली भाषा कौन सी? अंग्रेजी, मतलब इंग्लिश की बात हो रही है। और दूसरी भाषा कौन सी है? हिंदी।
यहां हमने क्या देखा, यूनिट 1 कितने क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ्स और रीजनिंग से। और यहां हम देख रहे हैं यूनिट 2 कितने क्वेश्चन है, यहां पूछे जा रहे हैं 20। और 20 में से अगर अंग्रेजी और हिंदी की बात करें तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अंग्रेजी से और 13 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिंदी से। तो जो मैं ये बार बार कह रहा हूं आपको कि अगर क्वालिफाई करना है, और लेकिन उसमें संभावना की बात हो रही है एक, दूसरी बात शर्त की बात होगी। तो पहले हम शर्त की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे संभावनाओं की। तो जरा हम एक बार इस यूनिट 2 के पेपर को देखते हैं, अंग्रेजी और हिंदी के पेपर को देखते हैं, ताकि आपको प्रमाण के रूप में यह दिखाया जा सके कि मैं लैंग्वेज क्यों कह रहा हूं। चलिए हम इसमें आते हैं, और अगर हम इसमें पेपर को देखते हैं, पेपर आप भी देखिए, यहां पर पेपर को अगर यहां देखा जाए, यह रहा आपका पेपर, देखिए यूनिट 2 का। हम इसमें क्या देख रहे हैं, हम इसमें अगर पेपर को देखें तो हम यहां पर देख रहे हैं, देखिए यूनिट 2 में यहां पर क्या है, देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, और इस सेंटेंस में यह बात कही जा रही है कि यहां पर क्या प्रॉपर ए बी सी डी ये जो 4 ऑप्शन है वो आएंगे। थर्ड आप क्या देख रहे हैं, थर्ड आप यहां पर ये देख रहे हैं कि इसमें एक वर्ड है इंडिग्नेंट, ठीक है। तो यहां पर यह पूछा जा रहा है कि इंडिग्नेंट का प्रॉपर यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा, मतलब सिनोनिम्स है। नेक्स्ट देखिए आप यहां पर क्या कर रहा है, नेक्स्ट यहां पर ये कि आपसे पैसेज को रीड करने के लिए कहा जा रहा है, कॉम्प्रिहेंशन नहीं कहा जा रहा है। देखिए पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन दोनों अलग अलग चीजें होती है, कैसे होती है वो देखिए। जब भी हम किसी भी, जैसे टेक्स्ट दिया गया है, इस टेक्स्ट को अगर हम पढ़ते हैं तो टेक्स्ट को पढ़ना ये क्या है, पैसेज है। कॉम्प्रिहेंशन फिर क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट दिया गया है उसको ना केवल हम पढ़ते हैं, बल्कि पढ़ने के साथ साथ अपनी एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। तो पढ़ना और फिर उसके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, तो वहां पर वो क्या होगा, वो कॉम्प्रिहेंशन होगा। पैसेज का मतलब यहां पर क्या हुआ, पैसेज का मतलब यहां पर ये होगा कि उसको, ये जो टेक्स्ट है उसको रीड करना है। देखिए यहां पर पैसेज रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए, केवल 3, 84, 84, 85 और 86, 3 क्वेश्चन है केवल पैसेज से रिलेटेड, ठीक है। और इसको अगर हम आगे देखें आप, तो आगे हम क्या देख रहे हैं, चलिए यहां देखिए, ये देखिए, तो यहां पर 84, 85, 86 टोटल की टोटल पैसेज रिलेटेड। फिर यहां पर एक क्वेश्चन पूछा उसने, क्या क्वेश्चन, यहां पर एक वर्ड दे दिया एपेलिंग, और एपेलिंग का मतलब यहां पूछा इसमें कौन सा उसके रिगार्डिंग वर्ड सिनोनिम्स ये पूछ रहा है, ठीक है। बात करते हैं हिंदी की, चलिए हिंदी में आप आइए। हिंदी में भी हम क्या देख रहे हैं यहां पर कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हिंदी का क्वेश्चन है, और हिंदी के प्रश्न में देखिए यहां से यहां दिया गया कि प्रति उपसर्ग ग्रामर है, उड्डयन ग्रामर है, अब्ज ग्रामर है, निरपेक्ष का विलोम शब्द ग्रामर है, मनुष्य शब्द इनमें से कौन सा प्रत्यय लगाकर ग्रामर है, और यहां पर यह भी क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा अलंकार है, ये अलग हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए कि फिर ये अपठित गद्यांश पैसेज यहां हिंदी में दिया गया है, और इसके प्रश्न संख्या 94 से 99। तो अगर आप देखें तो कितने हो गया, 6 प्रश्न हो गए जो कि रिलेटेड है गद्यांश से। फिर आगे हम देख रहे हैं कि जो भी सवाल इससे पूछे गए सबके सब 94 से लेकर 99 तक गद्यांश रिलेटेड है। अंतिम उसने दिया है कि कौन सा मुहावरा उसके सही अर्थ का एक सही युग्म है। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, अभी तो मैंने जस्ट एक प्रमाण लिया आपको दिखाने के लिए जो कि पूछा गया है। तो मैं यहां पर यह कह रहा हूं कि 20 जो मार्क्स हैं, जिसमें कि 7 अंग्रेजी से रिलेटेड है और जो 13 हैं वह हिंदी से रिलेटेड है, और 40 और 40 सवाल, मतलब टोटल 80 सवाल जो है वो मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड है। अब यहीं पर हम वो बात करेंगे कि आखिर इस पूछ को निकाले कैसे, मतलब सीसेट में हम कैसे करें इसे क्वालिफाई, या इसके क्वालिफाई करने के क्या हो तरीके। तो आइए हम उस तरीकों की बात करते हैं। अगर हम उस तरीके की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह बात समझनी होगी कि एग्जामिनेशन हॉल में, मतलब जो एस्पिरेंट एग्जाम देने के लिए जाते हैं उनके 2 कैटेगरी होती है, 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। जिसमें फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वो एस्पिरेंट होते हैं जिनके मैथ्स और जिनकी रीजनिंग जो होती है वह अच्छी होती है, उसमें उनकी अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो अगर किसी भी एस्पिरेंट के मैथ्स और रीजनिंग में अगर उनकी अच्छी प्रैक्टिस होती है, उसका कारण यह हो सकता है कि वो एसएससी सीजीएल में लगातार अपीयर हो रहे हैं, उसका कारण यह हो सकता है कि वह दूसरे वनडे एग्जाम्स दे रहे हो जिसमें कि मैथ्स रीजनिंग पूछा जा रहा हो। तो फिर उसमें यह है कि आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस, मतलब 80 क्वेश्चंस में से उनके लिए 33 प्रश्नों का सही हल करना। अंतिम रूप से मैं बताऊं, अंतिम रूप से आप भी समझ रहे हैं कि मान लीजिए उन्होंने 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लिया, उसमें से कुछ गलत हुए, अंतिम रूप से सही 33 प्रश्न को करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। दूसरी बात कि यह भी हो सकता है कि बाकी के 20 क्वेश्चन में से भी उन कुछ प्रश्नों को करके वो 33 इस सीमा तक पहुंच सके, 33 प्रश्नों की सीमा तक वो पहुंच सके, ये संभव है।
ये तो हो गया पहले कैटेगरी की बात। दूसरे कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें जनरली वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मैथ्स और रीजनिंग इसमें उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं होती है, मतलब कि ना तो अच्छी स्थिति होती है ना तो बुरी स्थिति होती है। तो फिर उस तरह के एस्पिरेंट क्या करें? तो अब यहां पर क्या है कि उस तरह के जो एस्पिरेंट हैं वो आएंगे किधर की ओर? वो जाएंगे सबसे पहले वो 20 क्वेश्चंस की ओर। उसमें भी एक हम शर्त लेके चलते हैं, ये शर्त है, शर्त संभावना, जैसे मैंने आपको बात की शर्त और संभावना है। जो मैं कह रहा हूं वो ऐसा नहीं कि वो अटल है, ऐसा नहीं है, मैं बस एक संभावनाओं की बात कर रहा हूं। हम ये मान के चलते हैं कि जो ये दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट है उसमें से क्या है कि एक वो स्टूडेंट है जिनकी इंग्लिश काफी अच्छी है और उन्हें हिंदी बहुत ही कम पता है, बहुत ही कम, क्योंकि वो हिंदी बेल्ट में रह रहे हैं इसलिए उन्हें हिंदी पता है लेकिन उस तरह से हिंदी उनको नहीं पता है। और दूसरे में हम लेते हैं वैसे स्टूडेंट्स को जिनकी हिंदी काफी अच्छी है लेकिन इंग्लिश में उनका हाथ तंग है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स की, और उसमें हम सबसे पहले लेते हैं इंग्लिश वाले बच्चों की जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। वो कैसे सीसेट को क्वालिफाई करेंगे उसको देखिए। वो सीसेट को इस तरीके से क्वालिफाई करेंगे कि इंग्लिश वाले बच्चे के लिए जो 7 क्वेश्चन है, मैंने क्या बात कही? मैंने ये बात कही कि उनका इंग्लिश जो है वो काफी अच्छा है। तो 7 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन को उन्होंने सही किया, वो सही हो गया। और हिंदी के जो 13 क्वेश्चन है उसमें से हम ये मानते हैं कि 3 क्वेश्चन वो अपना सही कर लेते हैं। तो 3 क्वेश्चन का अगर उन्होंने सही कर लिया, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 10। अब उनको क्वालिफाई करने के लिए और कितने प्रश्न को सही करना है? तो क्वालिफाई करने के लिए अगर हम देखें तो टोटल कितना था? 33। 33 में से उन्होंने 10 को सही कर दिया तो बचा कितना? 23। अब ये 23 जो प्रश्न है वो सही करने हैं कितने में से? तो 80 में से उनको सही करना है। अगर हम इसको देखें तो यहां पर एक बात ये निकल कर आती है कि लगभग आप मान के चलिए कि 3.5 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा 3.5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन में से उनको 2 क्वेश्चन सही करना है। कितने? 2 क्वेश्चन सही करना है, तब वो पहुंच जाएंगे कहां पर? यहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें से भी क्या करना है उसको ध्यान दीजिएगा। इस 80 में से 40 और प्लस 40 मैथ्स हो गए और 40 रीजनिंग हो गया। हमने 50-50 कर लिया इसमें। तो मैथ्स और रीजनिंग में भी वो किसकी तरफ जाएंगे? वो जाएंगे पहले रीजनिंग की तरफ। मैथ्स की तरफ इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं जाने के लिए क्योंकि आपको भी पता है कि मैथ्स में एक लगातार ना केवल प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है बल्कि उसमें फॉर्मूला भी होता है। तो इसीलिए मैथ्स को वो अभी ना टच करे, वो किसको टच करे? रीजनिंग को टच करे। रीजनिंग में काफी ऐसे सवाल होते हैं जो लॉजिकली अगर हम देखें तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये 40 सवाल है, ध्यान दीजिएगा 40 सवाल है और इस 40 सवाल में से अगर 40%, ध्यान दीजिएगा कितना? 40% अगर वो फाइनली अंतिम रूप से, ध्यान दीजिएगा अंतिम रूप से, मतलब यहां पर है कि उन्होंने जो भी अटेम्प्ट किया उसमें अगर 40% उनका सही होता है तो चलिए 40% यहां पर कितना हो जाएगा? 16 होगा। मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कितना कि वह हो जाएगा 15। ध्यान दीजिए कितना? 15। उनको कितना सॉल्व करना है? 23 में से अगर 15 क्वेश्चन अगर वो रीजनिंग से सॉल्व कर देते हैं तो फिर उनको और सही प्रश्न करने हैं किसमें से? 40 में से, मतलब मैथ्स में से उनको 8 प्रश्न सही करने हैं, जो कि ओवरऑल कितना परसेंट होता है? वो होता है 20%। तो अगर इस तरीके से चला जाए, किन की बात कर रहा हूं मैं? बात कर रहा हूं उन एस्पिरेंट्स की जिनके मैथ्स और रीजनिंग में उनका ना ही उनकी स्थिति बहुत अच्छी है और ना ही उनकी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन इंग्लिश पर उनकी पकड़ है। तो वो वहां से क्या कर रहे हैं कि 7 सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। 33 जो प्रश्न है वो सही करना है। उसमें से अगर हम देखें तो 3 उन्होंने हिंदी से सॉल्व कर लिए, 10 हो गया। 23 करने हैं। 23 वो कहां से सॉल्व करते हैं? इस 80 से। उस 80 में भी क्या है कि 40 जो रीजनिंग के सवाल हैं उसमें से वो 15 करते हैं सही, और जो 40 मैथ्स के सवाल है उसमें 20% 8 सही करते हैं। तो इंग्लिश वाले जो है वो अगर बढ़ते हैं किधर से? अपने लैंग्वेज से, रीजनिंग से मैथ्स की तरफ। तो ये एक तरीका है। बात करते हैं किसकी? हिंदी वालों की। हिंदी वालों की हम यहां पर ये मान के चलते हैं कि जो 20 सवाल है ओवरऑल, उस 20 सवाल में से वो क्या करते हैं कि उनके जो हिंदी का पार्ट है, और हिंदी का पार्ट कितना है? वो 13। तो यह जो 13 है हम ये मान के चलते हैं कि 13 में से 13 वो सही कर लेते हैं। 13 में से 13 वो सही करते हैं। तो अगर वो 13 में से 13 सही कर लेते हैं तो 33 प्रश्न में से 13 को माइनस करते हैं, कितना बचा? 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन उनको सही करना है। कितने में से? उनको सही करना है
80 में से। इसका मतलब अगर यहां से हम देखें तो उनको हर 4 में से एक क्वेश्चन सही करना है। यहां भी वही होगा कि 40 मैथ्स और 40 रीजनिंग। वो भी उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, मतलब कि इस 40% का अगर 40%, तो हम यहां भी मानकर चलते हैं कितना, 15। तो अगर वो 15 रीजनिंग से सही कर लेते हैं तो बाकी के जो 5 है वो कहां से सही करेंगे, इस मैथ से। तो फिर यहां पर क्या स्थिति हो जाएगी, 20। तो वो भी क्या हो सकता है, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहां जो तरीका बताया गया, देखिए ध्यान दीजिएगा, तरीका उनके लिए बताया गया है जिनको मैथ्स और रीजनिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है। तरीका उनके लिए बताया गया है जिनके मैथ्स और रीजनिंग में जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, या मैं यूं कहूं कि ना तो बहुत अच्छी स्थिति में, ना तो बहुत ही खराब स्थिति में। तो फिर ओवरऑल सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए जो 33 प्रश्न सही होने चाहिए, जो 49.5 या 50 अंक प्राप्त करना चाहिए, तो उसके लिए तरीका यही है कि वो पहले लैंग्वेज वाले सेगमेंट में जाए, लैंग्वेज वाले सेगमेंट में जाकर वो मैक्सिमम जो प्रश्न उसको सही करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद वो किधर की ओर आए, रीजनिंग की तरफ आए, और फिर किसकी तरफ आए, मैथ्स की तरफ आए। तो एग्जामिनेशन हॉल में इस बात पर वो जरूर गौर करें, तभी हो सकता है कि सी सेट निकालना पहले की तुलना में थोड़ा सा आसान हो जाए। और जो भी मैंने बात की है, वो बात की है मैंने संभावनाओं की, वो जो मैंने कंडीशंस रखे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि जो मैं कह रहा हूं कि वो सत्य है, लेकिन हाँ, अगर इस तरीके पे चला जाए तो हो सकता है कि प्रश्न हमारे पहले की तुलना में सही हो जाए और हम सी सेट को क्वालिफाई कर जाएं, और फिर जीएस में प्राप्त अंकों के आधार पर हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो मेरिट लिस्ट होगा उसमें हम आ जाएं और प्री को हम क्वालिफाई कर ले और मुख्य परीक्षा को लिखने का हमें सौभाग्य मिले। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको यह तरीका कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।